Bismillahirrahmanirrahim. I'm your course instructor Hina Sharif. Course is Pharmacognosy 1B Basic. Its course code is Form 416. We are studying chapter number 2 of second professional PharmD second semester, which is Biologics. हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं सेकेंड प्रोफेशनल फार्मडी के सेकेंड सेमेस्टर का, और इसका सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, दैट इज़ बायोलॉजिक्स. फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, and the second chapter is biologics. In the previous lecture we have discussed about the introduction of biologics and antigen. Now in today's lecture we will discuss antibodies. As you can see in the picture, this is the diagram of antibodies, in which there is a Y-shaped structure and it has two shoulders or two ends to which a specific antigen combine and produces antigen antibodies reaction which is helpful in the immune response. पिक्चर में आप एक शेप देख रहे हैं which is a Y shaped structure. ये Y shaped structure consist करता है two endings पर. These two endings are there to combine the specific antigen. इससे कोई specific antigen जो है वो combine हो जाता है, और इस तरीके से ये जो कॉर्नर पे आपको स्ट्रक्चर ग्रे कलर का नज़र आ रहा है, इट इज़ एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट कहलाता है. सो इट बाइंड्स द एंटीजन and forms antigen antibody complex, and this complex will play important part in the immune system or defense mechanism of the body, and it causes prevention from different bacterial and viral infections. So what are specifically antibodies we will discuss in this lecture, and as well as its different types. Introduction of antibodies. What are antibodies? Antibodies are basically Y-shaped glycoproteins. हमने पिक्चर में देखा कि इसकी जो शेप नज़र आ रही थी हमें Y शेप नज़र आ रही थी. Mostly this is protein, but sometimes it also comprises of some carbohydrate moiety. That's why it is termed as glycoprotein. Glyco part represent carbohydrate and protein represent protein itself. So this is the combination of both carbohydrate and protein, and most of the cases it comprises of the protein moiety. So you can say this is a Y-shaped defensive proteins. कहाँ present होते हैं? They are found in different body fluids. Different body fluids के अंदर present होते हैं, blood के अंदर भी present हो सकते हैं, और different body fluids जो कि GI tract की secretion होती है या respiratory secretion होती है जिसमें mucus included है, और इसके अलावा डिफरेंट प्लाज्मा की सिक्रेशंस होती हैं. जितनी भी बॉडी के फ्लूइड्स हैं उसके अंदर इसकी एग्जिस्टेंस होती है. हाउ इट इज़ प्रोड्यूस? इट इज़ प्रोड्यूस बाय द इम्यून सिस्टम. कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है? आपके इम्यून सिस्टम से प्रोड्यूस होता है. किस तरीके से? इन रिस्पॉन्स और रिएक्शन टू फॉरेन सब्सटेंस. जब बॉडी के अंदर कोई फॉरेन सब्सटेंस इंट्रोड्यूस करवाया जाता है या बाय इन्फेक्शन बाय चांस वो जो है फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में एंटर हो जाता है, तो इसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं. और इस फॉरेन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर लिया है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. व्हाट इज द फंक्शन? इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इन्फेक्शंस. सबसे पहले इसका क्या फंक्शन है कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है किससे? इन्फेक्शन से. और द साइटोटॉक्सिक्स यानी जो सेल टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फॉरेन कंपाउंड्स. ठीक है, जो सेल टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं फॉरेन कंपाउंड्स के, ये एंटीजन है के उससे प्रोटेक्ट करता है. सो दैट्स व्हाई एंटीबॉडीज आर द compounds which protect the body from different infection. This is the major function of antibodies. Now its occurrence, where it is present, कहाँ बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं? नॉर्मली इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड सीरम. ब्लड सीरम मैंने आपको बताया था कि ब्लड में से अगर आप हीमोग्लोबिन को और सेल्स को सेपरेट कर दें, जो लिक्विड आपके पास ऑब्टेन होता है, इट इज़ कॉल्ड सीरम, ब्लड सीरम. सो दिस ब्लड सीरम इज़ एनरिच्ड ऑफ डिफरेंट एंटीबॉडीज़. सो ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म भी बॉडी में प्रोवाइड करता है. इसके अलावा अदर बॉडी फ्लूइड्स में जिसमें डिफरेंट सिक्रेशंस होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रीशंस हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस हो सकती हैं, और मल्टीपल सिक्रीशंस बॉडी के अंदर हो रही होती हैं, उनके लिक्विड के अंदर, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. देन इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द टिश्यूज ऑफ लिम्फ नोड्स. हमें पता है लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी का एक डिफेंसिव सिस्टम है. इसके टिश्यूज के अंदर भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं और वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट रिलीज होते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं to various infection, whether it is bacterial infection or viral infection or any other infection which is produced and which causes damage to the body. It is also present in the mucous membrane. We all know हमारे normally जितने भी organs हैं इनको lubrication की ज़रूरत होती है. इसमें mucous membrane present होती है जो continuously इसको lubricate कर रही होती है by the release of mucus. So this is also a fluid. That's why antibodies are also present in the mucous membrane. So these are the general occurrence of all the antibodies which is normally present in all these part of the bodies. Now serum antibodies. Blood serum consists of the abundance of different antibodies. ठीक, ब्लड सीरम जो है ये बहुत मेजर सोर्स है. मोस्टली जो एंटीबॉडीज होती हैं वो ब्लड सीरम के अंदर प्रेजेंट होती है. अब ब्लड सीरम बेसिकली क्या है? In 1939, Tiselius and Cabot used electrophoresis to separate immunized serum into fraction. ठीक है, 1939 में दो डिफरेंट साइंटिस्ट टाइसिलस एंड कबार्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक सेपरेशन टेक्निक यूज की थी विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस. सीरम को इस टेक्निक से इन्होंने इम्यूनाइज सीरम को सेपरेट किया था और इट वाज फाउंड दैट सीरम हैज 4 डिफरेंट फ्रैक्शंस. सीरम के डिफरेंट फ्रैक्शंस होते हैं और नॉर्मली ये क्या होते हैं? प्रोटीन फ्रैक्शंस होते हैं. नंबर 1, serum albumin. The first part is called serum albumin. We all know that albumin is a protein. Number 2, alpha globulin. Globulin is also a protein, but this is alpha globulin. Number 3, beta globulins. Number 4, gamma globulins. Among all these proteins, that is serum albumin, alpha, beta and gamma globulin, the most prominent function is of gamma globulins. That's why gamma globulins को immunoglobulins भी कहा जाता है क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है to provide defense against different infections. So this gamma globulin which is also known as immunoglobulin, अब हम आइंदा जो डिस्कस करेंगे immunoglobulin का नाम यूज करेंगे. इसका क्या मतलब होगा? हम gamma globulins की बात कर रहे हैं जो सीरम का एक फ्रैक्शन है. Why it is called immunoglobulin? Because it consists of high concentration of antibodies. तो सीरम के इस पार्ट में स्पेशली gamma globulin के अंदर एंटीबॉडीज की हाई कंसंट्रेशन होती है. That's why gamma globulin को immunoglobulin भी कहा जाता है. So this is basically the existence or the properties or the fractions of serum antibodies, in which we have learned that gamma globulin is the most prominent part of the serum which consists of high concentration of antibodies. So that's why it is called immunoglobulins. Now we will discuss immunoglobulin in a different separate topic. What is immunoglobulin itself? हमने बताया था globulins basically क्या होते हैं? This is a class of proteins and it is produced in serum. हमने देखा था serum का भी fraction होता है. अब सीरम के अंदर कौन से ऐसे सेल्स हैं जो इसको प्रोड्यूस करते हैं? These are plasma cells and lymphocytes. सीरम में बेसिकली प्लाज्मा सेल्स और लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. ये सेल्स जो हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन को प्रोड्यूस करते हैं एंड इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन सम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम. सो इम्यून सिस्टम में जो डिफेंसिव सिस्टम के सेल्स होते हैं वो भी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. फंक्शन इसका क्या है? इट फंक्शन एज एंटीबॉडीज बाय अटैचिंग टू एंटीजन. तो ये फंक्शन क्या करता है? एज एंटीबॉडीज फंक्शन करता है. लेकिन किस तरह से करता है? जब ये एंटीजन के साथ अटैच हो जाता है देन इट परफॉर्म फंक्शन एज एंटीबॉडीज एंड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन और डिफेंस अगेंस्ट डिफरेंट इन्फेक्शंस. So this is the role of the immunoglobulin. Now its classification, immunoglobulin which is gamma globulins can be classified on the basis of physical, chemical and immunological properties. इसको हम इन बेसिस पे
फिजिकल बेसिस पे कि क्या मॉलिक्यूलर वेट है, केमिकल बेसिस पे इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसे वेरी कर रहा है, और इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पे। इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? द intense the power to produce antibodies. So this is the basically criteria on which we classify immunoglobulins. So in this basis it has 5 different classes. The first one is called immunoglobulin A, second immunoglobulin D, third immunoglobulin E, fourth immunoglobulin G, fifth immunoglobulin M. So this is basically 5 categories of immunoglobulins. We will see the properties of all these 5 classes in detail in the next slide. First one is immunoglobulin A. I have divided or classified it according to the order, alphabetical order. Otherwise the abundance or concentration is different. So immunoglobulin A or IgA is basically present in relatively low concentration in blood. ब्लड में इनकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है. प्रीडोमिनेंटली यानी हाई कंसंट्रेशन में इट इज़ प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल सिक्रीशन. बॉडी की डिफरेंट एक्सटर्नल सिक्रीशन है, जैसे स्लाइवा एक्सटर्नल सिक्रीशन है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रीशन है. जो भी बॉडी की एक्सटर्नल सिक्रीशंस होती हैं, जो टिश्यू से आउटसाइड सिक्रीशंस होती है, उसमें इनकी प्रेजेंस होती है किसकी? इम्यूनोग्लोबुलिन ए की. ब्लड के अंदर इनकी कंसंट्रेशन लो होती है as compared to other immunoglobulins. Now what is function? It forms defense mechanism of gastrointestinal and respiratory tract. Since it is released from the secretion of gastrointestinal tract and respiratory tract, that's why it is responsible for the defense mechanism of these particular areas. That is GI tract का जो भी defense mechanism है या respiratory tract का जो भी defense mechanism है, basically ये इसको फॉर्म करते हैं और ये यहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं. फॉर इन केस अगर कोई इन्फेक्शन जो है वो इफेक्ट करता है जीआई ट्रैक को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को, तो वहाँ पर जो एंटीबॉडीज होंगी वो क्या होंगी? इम्यूनोग्लोबुलिन ए होंगी, जो अपना रोल प्ले करेंगी और जीआई ट्रैक को प्रोटेक्ट करेंगी फ्रॉम डिफरेंट इन्फेक्शंस, वेदर इट इज वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन एज वेल. सो दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ए. Number 2, immunoglobulin D. Immunoglobulin D is normally present in human nasal lacrimal. Lacrimal किसको कहते हैं? आई की जो सिक्रीशन होती है वो लैक्रिमल सिक्रीशन कहलाती है. जैसे टीयर्स हैं, आंसू हैं. स्लाइवरी फ्लूइड्स. स्लाइवरी फ्लूइड्स क्या होते हैं? जो स्लाइवा होता है, जो बेसिकली फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है. मेमोरी सिक्रीशन में क्या है? मिल्क है. ब्रोंकियल सिक्रीशन जिसमें म्यूकस है. पेंक्रियाटिक सिक्रीशन लाइक बाइल है. एंड द सेरेब्रोस्पाइनल डिफरेंट फ्लूइड्स जो होते हैं, उसके अंदर जो भी फ्लूइड्स प्रेजेंट होंगे उसके अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होगी, इट इज इम्यूनोग्लोबुलिन डी. इट इज प्रेजेंट इन द लोएस्ट कंसंट्रेशन इन सीरम. तो ब्लड सीरम के अंदर ये वो वाहिद इम्यूनोग्लोबुलिन है जो सबसे कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है और इसकी कंसंट्रेशन होती है 0.25%. सो बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड्स के अंदर तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो अप्रिशिएटेबल है, बट ब्लड सीरम के अंदर इसकी लोएस्ट कंसंट्रेशन होती है अमंग ऑल ऑफ दोज 5 immunoglobulins. Now its function, it acts as antigen receptor on antibody producing cell called beta lymphocyte or B cells. बी लिम्फोसाइट्स और बी सेल्स बेसिकली क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं. तो बेसिकली ये एंटीजन रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करते हैं. ये कंबाइन हो जाते हैं बी लिम्फोसाइट्स के साथ और फिर ये एंटीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. नाउ सेकेंड फंक्शन, इट एक्टिवेट द बेसोफिल एंड मास्ट सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीमाइक्रोबियल फैक्टर्स इन रेस्पिरेटरी इम्यून डिफेंस इन ह्यूमंस. तो ये दो सेल्स हैं, बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स, जो नॉर्मली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं. अब यहाँ पर ये सेल्स क्या रिलीज करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन डी. जैसे ही उसको कॉल करेगा या उसको एक्टिवेट करेगा
ये इससे कंबाइन हो जाएगा तो ये प्रोड्यूस करेंगे एंटी माइक्रोबियल फैक्टर। एंटी माइक्रोबियल फैक्टर्स क्या प्रोवाइड करेंगे? माइक्रोबियल इन्फेक्शन से डिफेंस प्रोवाइड करेंगे। कहाँ पर? रेस्पिरेटरी इम्यून डिफेंस में। किसमें? ह्यूमंस के अंदर। सो बेसिकली दिस इज द न्यू फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन डी विच इज नाउ डिस्कवर्ड। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन डी। अगेन ये लोएस्ट कंसंट्रेशन के अंदर सिरम में प्रेजेंट होती है, दूसरे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होती है और एंटीजन रिसेप्टर के टॉप पर एक्ट करती है और बेसोफिल और मास्ट सेल से एंटी माइक्रोबियल फैक्टर को रिलीज करवाती है इससे कंबाइन होके, ताकि रेस्पिरेटरी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट किया जा सके। सो दिस इज द सेकेंड इम्यूनोग्लोबुलिन डी। थर्ड immunoglobulin is immunoglobulin E. Occurrence, it is present in the plasma at a concentration of less than 1 microgram per ml. ये प्लाज्मा पर प्रेजेंट होती है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? लेस देन 1 माइक्रोग्राम पर ml. What is its function? It basically initiate the hypersensitivity symptoms like asthma, hay fever, anaphylaxis और skin eruption. सो ये बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी सिम्टम्स को जो है वो इनिशिएट करती है, जिसमें डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। जब भी कोई एलर्जी हो जाए तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम होती है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। क्या हो जाता है कि सांस लेने में दुश्वारी होती है, हे फीवर हो जाता है, रनी नोज हो जाती है, ठीक है, तो नेजल सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है, एनाफाइलेक्सिस होते हैं बॉडी के अंदर, डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शन से स्टार्ट हो जाते हैं। और स्किन भी जो बहुत प्रोमिनेंट रीजन है जहाँ पर फॉरन एलर्जी के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, या तो स्किन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, स्किन की इरप्शन हो जाती है, स्किन डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती है। तो इन सारे रिएक्शन को बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है वो मेडिएट करती है। किस तरह से मेडिएट करती है? इट हैज़ द एफिनिटी, इसमें एक तरह की अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स द सेल सरफेस। ये किसी भी सेल सरफेस में से कंबाइन हो जाती है, और जब ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई सेल सरफेस से कंबाइन हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर वो डिफरेंट मास्ट सेल है या हिस्टामिन रिलीजिंग सेल्स हैं, तो जब ये कंबाइन हो जाती है किसी सेल से तो ये सेल को डैमेज कर देती है। अब जब सेल डैमेज हो जाता है तो उसके अंदर से क्या चीज़ रिलीज होती है? हिस्टामिन रिलीज होती है, और यही हिस्टामिन जो है वो कॉज करती है हाइपर सेंसिटिविटी सिम्टम्स। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ई। And the second function is it provide protection to the host from parasitic infection. ठीक है, बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हो सकते हैं जो पैरासाइट्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, पैरासाइट बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो इट कॉजेज डिफरेंट इन्फेक्शन। कोई भी होस्ट हो सकता है, वो ह्यूमन भी हो सकता है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर हो सकता है कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाए। तो स्पेशली हेलमिंथ इन्फेक्शन, प्लेटी हेलमिंथिस आपको पता है, टेपवर्म्स जिसमें इंक्लूडेड होते हैं। समटाइम्स ये कुछ ऐसे एरियाज़ में जहाँ प्रॉपरली फूड जो है या वाटर की ट्रीटमेंट नहीं होती, वहाँ पर हेलमिंथ इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं बच्चों में। मिट्टी के थ्रू या किसी उसके थ्रू अगर वो यूज़ कर लें, कंज्यूम कर लें, तो क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म जो होता है ये पैरासाइट बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। तो बेसिकली इनका क्या फंक्शन होता है? जैसे हमने देखा ये सेल सरफेस से कंबाइन हो जाते हैं, इनकी एफिनिटी होती है। इसी तरीके से इम्यूनोग्लोबुलिन ई पैरासाइट की स्किन को कोट कर लेते हैं, कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं, और जब ये कवर कर लेते हैं तो वहाँ पर अपना रिएक्शन ये स्टार्ट कर देते हैं, और इनका फाइनली क्या फंक्शन होता है कि इस सेल को डैमेज कर दें। इस वजह से ये पैरासाइट के जो सेल्स होते हैं, जो बॉडी होती है, उसको डैमेज कर देते हैं, और इस तरीके से ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन टू द होस्ट फ्रॉम पैरासाइटिक इन्फेक्शन। So this is the role of immunoglobulin E. Fourth one is immunoglobulin G. Immunoglobulin G normally present in the blood serum, and this is the most abundant serum immunoglobulin. Blood serum के अंदर जो सबसे ज़्यादा concentration होती है वो immunoglobulin G की होती है, which is 80%. And these are normally formed after infections. जैसे different infections हो गए, microbial infection हो गए या viral infection हो गया, उसके बाद ये जो immunoglobulin G होती है ये produce होती है, और ये बहुत ज़्यादा high concentration में होती है। You can say this is the highest occurring immunoglobulin in the blood serum. इसकी occurrence सबसे ज़्यादा होती है, which is 80%. अभी तक जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन देखे तो हमने देखा वो ब्लड सीरम के अंदर उनकी कंसंट्रेशन जो थी वो कम ही थी, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन जी की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है। नाउ सम प्रॉपर्टीज, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज अबाउट 150,000,
एंड इट कंसिस्ट ऑफ 1400 अमाइनो एसिड। हमें पता है ग्लोबुलिन क्या है, प्रोटीन है, तो ऑब्वियसली प्रोटीन का यूनिट क्या होगा, अमाइनो एसिड होगा। सो इसके अंदर 1400 अमाइनो एसिड की जो है वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक चेन में प्रेजेंट नहीं होंगे, इसकी 4 चेन्स होंगी, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन इसके अंदर होती हैं। दो टू चेन्स आर कॉल्ड हैवी चेन्स एंड 2 आर लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन्स. So this is basically a chemical structure of immunoglobulin, which consists of 1400 amino acids. Now its function, IgG is usually associated with allergy. जिस तरह IgE को हमने देखा कि उसकी affinity थी और वो allergic symptoms जो है वो cause कर रहे थे. So later it was found कि IgE के साथ immunoglobulin E के साथ immunoglobulin G का भी role है allergy produce करने में. So this is the immunoglobulin G, which is high in blood serum and it is related to the production of the allergic symptoms. ये immunoglobulin G हो गया. नंबर 5th हमारा immunoglobulin M है, IgM. आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, नॉर्मली बिफोर बर्थ क्या होता है, मदर प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट इन्फेक्शंस और उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं. बट आफ्टर बर्थ जो होता है, इन्फेंट जो होता है, उसमें जो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म बनता है, इनिशिएट होता है, उसमें जो फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होती है, इट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन एम. So this is the first immunoglobulin of infants, जब उनका डिफेंस मैकेनिज्म फर्स्ट टाइम डेवलप होता है. तो you can say this is infant immunoglobulins. IgM basically function to agglutinate erythrocyte and bacteria. ये जो है वो ब्लड सेल्स को और बैक्टीरिया को एग्लूटिनेट करता है. अगर वो कोई डिफरेंट बैक्टीरियाज हो, इन्फेक्शंस हो, तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, इनको एग्लूटिनेट करना या इनकी क्लम्पिंग कॉज करना, जिसकी वजह से बैक्टीरिया या डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते. सो बाय एग्लूटिनेशन ऑफ दीज बैक्टीरियाज और एरिथ्रोसाइट्स इज प्रोवाइड इन्फेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट इन्फेक्शन. ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट इन्फेक्शन इन द इन्फेंट्स बॉडी स्पेशली. ठीक है, क्योंकि ये IgM जो है बेसिकली किस में प्रेजेंट है, इम्यूनोग्लोबुलिन M इन्फेंट्स के डिफेंस मैकेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं. So these are the few properties and the classification of the antibodies. I hope the concept will be clear to you. If you further have queries, you can message me on LMS as well as on YouTube channel. Thank you so much